नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम कल बात कर रहे थे भारत के संविधान के बारे में। तो उसकी उसी क्लास को आज यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं। भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने कल पढ़ लिया था कि अंग्रेजों द्वारा क्या प्रयास किए गए थे और भारतीयों द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। जैसा कि हमने कल जो जाना था कि जो 1895 में पहली बार भारत के संविधान के बारे में जो वो थे बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक में इसकी पहली बार मांग की थी। और उसी के बाद में महात्मा गांधी ने भी एक बताया था कि भाई राजनीतिक रूप से जो भारत का भविष्य होगा वो भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा, एक डायरेक्ट संविधान की मांग ना करके एक तरह से मतलब राजनीतिक भविष्य की बात कही। वहीं पे 1924 में बात करें तो जो तेज बहादुर सप्रू समिति जो वो थे, उन्होंने क्या किया कि जो तेज बहादुर सप्रू जी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। और उसके बाद 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई थी। इसे संविधान सभा के मांग का पहला प्रयास माना जाता है, कैसे भी उन्होंने मांग की थी। तो उसी के बाद उसका क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और मुस्लिम लीग थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके पक्ष में 14 सूत्री जो मांग भी रखी थी, इसके बारे में हमने जाना था। तो अब आज जानेंगे कि 1974 में पहली बार जो व्यक्तिगत रूप से मांग की थी वो की थी श्री एम एन रॉय ने। एम एन रॉय मतलब पूरा नाम उनका मान्यवेंद्र नाथ रॉय। तो उसके बाद में फिर क्रिप्स मिशन 1940 में आया था, इसके बारे में हमने बात की थी। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं जो कैबिनेट मिशन आया था और उसने कैसे क्या संविधान निर्माण में कितनी भूमिका निभाई, उसका उद्देश्य क्या रहा था मेन, इन सभी के बारे में हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946, ये क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने थे कैलिमेट एटली। और वो लेबर पार्टी के थे। उनके कभी कोई एग्जाम में पार्टी भी पूछी जाती है तो उसको भी याद रखना। तो लेबर पार्टी की तो उन्होंने एक 3 सदस्यीय मतलब समिति यहाँ पे भेजी थी, मतलब उसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जिसके 3 सदस्यों के नाम हमने कल जाने थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरा का नाम ये यहाँ के उसके अध्यक्ष भी थे कैबिनेट मिशन के। दूसरा नाम है स्टेफन क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे। और तीसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर, ये नौसैनिक मंत्री थे। तो इन तीनों ने अपना उद्देश्य दिया कि ये भारत में संविधान सभा बनाएंगे और भारत का संविधान बनाया जाएगा। इन्होंने पहली बार अपना उद्देश्य जो पेश किया था कि हमारा ये उद्देश्य है, तो इन्होंने 16 मई 1946 को पहली बार अपना उद्देश्य बताया था कि हमें किस लिए भारत में आए। तो इसका उद्देश्य उन्होंने 16 मई 1946 को पहली बार बताया गया था। और इन्होंने बताया कि 389 सदस्य यहाँ पे जो बनाए जाएंगे, हमने इसके बारे में कल पढ़ लिया था। 389 सदस्यों के एक दल रहेगा और वो दलों के हिसाब से 389 सदस्य रहेंगे। 389 सदस्यों को किन में बांटा गया था, हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि मतलब 389 सदस्यों को 292 जो ब्रिटिश 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी देसी रियासतों से और 4 सदस्य 4 के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 की चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र कौन कौन से थे उनके बारे में भी हमने बात की थी। एक क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा न्यू दिल्ली और चौथा कुर्ग। ये कुर्ग वर्तमान में बात करें तो ये कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। तो ये जो चुनाव हुए थे इसके बारे में हमने बात की थी कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति है उसी के द्वारा ये चुनाव हुए थे। इस एकल संक्रमण पद्धति क्या होती है इसके बारे में आगे एक क्लास आएगी, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल रहेंगी। तो उसी के बारे में उसी क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके आगे एक डेफिनेशन अलग से दे रखी है, अलग से इसके बारे में टॉपिक है, तो वहीं पर बात करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि एकल जो
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति है, उसी के द्वारा ये चुनाव हुए थे और चुनाव दलों के आधार पे थे। इन चुनाव में क्या हुआ कि जो चुनाव हुए थे इनमें जो सीटें मिली थी, किनको किसको कितनी सीट मिली थी, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कांग्रेस को यहाँ पे सीटें मिली थी, कांग्रेस को जो 208 सीटें इसमें मिली थी। वही बात करें तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीट मिली थी और अन्य दलों को जो निर्दलीय रूप से अन्य दल थे, बाकी जो भी सीटें बची, जैसे लगभग 15 सीट बची है, तो ये बाकी इन दलों को मिल गई थी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि जो कांग्रेस को यहाँ पे 208 सीट मिली थी। तो ये टोटल ये चुनाव हुआ था ना, तो दोस्तों ये चुनाव कितनी सीटों पे हुआ था, ये मैं आपको बता दूं, ये टोटल चुनाव हुआ था 296 सीट पे हुआ था। क्योंकि देशी रियासतों को इन चुनाव इन्हीं सीटें पे होना था। जो देशी रियासतों वाली सीटें थी ना, उनको क्या किया गया था कि देशी रियासतों वाली सीटों को क्या किया था कि नियुक्ति या फिर मनोनीत करने का अधिकार था। मतलब ये मनोनीत होते थे, ये सदस्य जो देशी रियासतों वाले 93 सदस्य थे, ये मनोनीत किए जाते थे। और बाकी जो ये निर्वाचित होने वाले सदस्य थे 292 और 4 ये चीफ कमिश्नर, यानी 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को यहाँ पे मिली थी। और उसके बाद में लगभग 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी और बाकी अन्य को मिली थी। तो इस प्रकार देख पा रहे हो कि जो मुस्लिम लीग को यहाँ पे बहुत कम सीटें मिली, इसलिए मुस्लिम लीग एक तरह से नाराज हो गया था। तो मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलने के कारण, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, तो इस आधार पे वो नाराज था। और इसी के लिए उसने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसके आधार पर जो बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में इसके आधार पर कई दंगे प्रसाद हुए। तो इन्हीं के बाद में हम थोड़ा सी इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार दंगे प्रसाद रहे, इनके बारे में क्या संज्ञा रही। तो मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलने के कारण उसने इसका विरोध किया और उसने क्या हो गया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इस दिवस में क्या हुआ कि मतलब बंगाल में इसके कारण कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए। बंगाल में सांप्रदायिक दंगे, तो ये बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो ये इस दिन को क्या कहा गया कि जो मौलाना आज़ाद थे, मौलाना आज़ाद ने इस दिन को काला दिन कहा, काला दिवस, या मौलाना आज़ाद ने इसे काला दिन या फिर काला दिवस कहा, काला दिवस की संज्ञा दी। तो इसे काला दिवस के रूप में यहाँ पे जाना गया। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि आगे फिर किस प्रकार, ये तो मतलब लिख के हो गई। उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार मतलब जो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा की अब पहली बैठक की बारी है। तो पहली बैठक कब हुई इसी के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, सभा फर्स्ट बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये बैठक हुई थी दिल्ली में। दिल्ली का एक पुस्तकालय था, जैसे आज का संसद भवन वहीं पे है, तो वहीं पे ये बैठक हुई थी वो दिल्ली में। इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में अब सदस्य तो आ गए थे, लेकिन सदस्य इस बैठक में भाग लेने वाले कुल 211 सदस्य थे। तो हम बात करें 211 सदस्य थे, लेकिन इस बैठक में भाग तो ले लिया, लेकिन अब इसमें अध्यक्ष किसी को बनाया जाए। तो जैसा कि उस टाइम क्या है कि फ्रांस देश था, फ्रांस देश में एक तरह से अध्यक्ष बनाने की एक रणनीति की, जो भी वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य से मतलब कि जो वहाँ पे उम्र में सबसे ज़्यादा हो, उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जैसा मैं बात करूँ तो
सच्चिदानंद सिन्हा जो वहाँ पे उस टाइम उन सदस्यों में भाग लेने वाले सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो फ्रांस की उसी नीति के आधार पर क्या किया गया कि यहाँ पे जो वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मतलब कि इनका फिक्स नहीं था कि वह संविधान सभा के यही अध्यक्ष रहेंगे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद में बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो नीति थी इनको अध्यक्ष बनाने की, ये नीति रही थी फ्रांस की वरिष्ठता, जो फ्रांस की वरिष्ठता वाली नीति थी उसी के आधार पर इसे अध्यक्ष बनाया गया। इसका भी यहाँ पे मुस्लिम लीग ने यहाँ पे भी विरोध हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन फिर भी मतलब ये बैठक यहाँ पे असफल, मतलब इस बैठक में और कई अध्यक्ष के लिए निर्णय लेने के लिए 11 दिसंबर को ये बैठक हुई। उसके बाद में यहाँ पे तो बाय मिस्टेक पहली बैठक यहाँ पे 9 दिसंबर को हुई थी, तो ये मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, 1911 को दूसरी बैठक होती है। तो हम 10 दिसंबर को यहाँ पे अध्यक्ष के लिए बनाने के लिए वो किया गया कि 10 दिसंबर को अध्यक्ष बनाने के लिए फैसला लिया गया। उसके बाद में फिर इसकी संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है, ये दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में अब अध्यक्ष बनाया गया था, यह बैठक भी दिल्ली में होती है, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाने के लिए जो प्रस्तावित किया था कि किसने किया था, वो थे जेवी करपलानी ने प्रस्ताव किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाए। भाई उपाध्यक्ष की बात करें तो जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष वो थे एच.सी. मुखर्जी। और जो संविधान सभा का सलाहकार वो थे वी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो फ्रांस में भी वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो उम्र में ज़्यादा होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव जेवी कृपलानी ने ही रखा था, और उन्हीं के आधार पर इसको अध्यक्ष बना दिया गया। भाई उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी थे, और सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया। अब उसके बाद में संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी बैठक संविधान सभा की हुई संविधान सभा की तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा गया वो संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और इस उद्देश्य का भी कहा जाता है, क्योंकि जो आज की प्रस्तावना है इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर रखी गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, और इसे लागू कब किया गया? इसे लागू उस टाइम नहीं किया था, इसको लागू करने में कुछ टाइम लग गया था, क्योंकि लोगों को इस उद्देश्य को मतलब समझाने में। तो फिर इस प्रकार इसको लागू करने का काम रहा, तो वो रहा था इसका 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पे लागू किया गया था। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि तीनों बैठकें हो चुकी है, लेकिन इसी के बाद में क्या होता है कि एक माउंटबेटन योजना आती है, मतलब जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन था, उस पर एक खबर आती है 3 जून
3 जून 1947 को एक खबर आती है कि मतलब भारत का विभाजन होगा। तो 3 जून 1947 को खबर आती है और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भी आती है। जो माउंटबेटन, एक माउंटबेटन योजना, या फिर इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, या फिर इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना। या फिर इसे डिक्की वर्ट, इसे डिक्की वर्ट भी कहा जाता है। तो ये 3 जून या फिर डिक्की वर्ट भी इसे कहा जाता है। ये योजना आती है और इसमें जो घोषणा करते हैं, तो इसमें संविधान मतलब भारत का जो विभाजन की बात की गई थी, ये 3 जून 1947 को आती है। तो इसमें भारत के विभाजन की बात की गई थी। और इन्होंने भी संविधान सभा के लिए, जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, इन्होंने बदलकर यहाँ पे 324 डिसाइड कर दी कि 324 सदस्य यहाँ पे संविधान सभा के रहेंगे। तो इस प्रकार इस योजना के बाद में क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और भारत 2 टुकड़ों में बट गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि भारत 1947 को आज़ाद हो गया, जैसे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और संविधान सभा की जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी, वो यहाँ पे बीच में आज़ादी के बीच में थोड़ी रुक गई थी। उसके बाद में फिर कैसे क्या आगे संविधान का निर्माण हो, उसके बारे में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में फिर भारत के लिए मतलब संविधान का प्रारूप बनाना है, इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो अब आगे बात करते हैं कि विभाजन के बाद में, भारत के विभाजन के बाद में जो पहली बैठक हुई थी, वो तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। उससे पहले लेकिन जो संविधान सभा का प्रारूप बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उसी के बारे में हम बात करते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष बने थे, मतलब इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। और जो इसके पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। और दूसरे सदस्य थे यहाँ पे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे डीपी खेतान, चौथे थे बीएल मित्रा, पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे सदस्य थे यहाँ पे तो मोहम्मद सादुल्ला का पूरा नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला था। और यहाँ पे छठे सदस्य थे के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम की बात करें तो कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी इसका पूरा नाम था। और 7वां सदस्य था यहाँ पे कृष्णा स्वामी आयंगर। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 सदस्यों ने किन्हीं कारणों से 2 सदस्यों ने यहाँ पे सदस्यता छोड़ दी थी। इनके बारे में जैसे बीएल मित्रा के स्थान पर जो दूसरे सदस्य यहाँ पे बन के आए थे, वो थे एन माधवाराज। और डीपी खेतान की जब यहाँ सदस्य बदल गए, वो थे यहाँ पे टीटी कृष्णामाचारी।
तो ये सदस्य यहाँ पे बदल चुके थे, मतलब ये मतलब किन्हीं कारणों से यहाँ पे ये इन्होंने सदस्यता छोड़ दी। इस कारण फिर इन्होंने इनके स्थान पे 2 सदस्य अलग से हो गए थे, लेकिन ये 7 सदस्य ये थे। फिर उसके बाद में 2 सदस्य यहाँ पे चेंज हो गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको मैंने अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्ष इसका बनाया गया था, वो मैं बात करूँ तो इसका प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, लेकिन इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो बनाया गया था वो 30 अगस्त 1947 को, मतलब एक दिन बाद में इसका अध्यक्ष वहाँ पे बनाया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में आगे। तो जो प्रारूप समिति यहाँ पे बन गई थी, इन्होंने अपना प्रारूप तैयार कर दिया था, और जो भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद में फिर से जो भारत की संविधान सभा थी उसका गठन किया गया। अब उसका गठन किया गया, उसके बाद में कितने सदस्य बच गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग थी जो भारत के विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चली गई थी, उसके बाद में कितना इसका विभाजन होने के बाद में कितने सदस्य बचे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रारूप, अब मतलब विभाजन के बाद में, जो विभाजन के बाद में संविधान सभा का गठन हुआ, विभाजन के बाद, अब विभाजन के बाद में संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा। तो इस बार अब यहाँ पे 299 सदस्य रहते हैं, 299 सदस्य यहाँ पे विभाजन के बाद में, संविधान सभा के विभाजन के बाद में 299 सदस्य यहाँ पे रहते हैं। तो इन्हीं का चुनाव होता, और उनकी जो विभाजन के बाद संविधान सभा की जो मतलब जो पहली बैठक हुई थी विभाजन के बाद में, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, ये पहली बैठक हुई थी। और उसके बाद में विभाजन के बाद में इस प्रकार पे संविधान सभा का निर्माण बनना स्टार्ट हो गया था, और संविधान यहाँ पे फिर मतलब एक तरह से मतलब इस पे कई वाचन कराए गए और कई चीज़ें, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसा मैं बता दूं कि जो संविधान सभा की कुल टोटल 166 बैठक हुई थी, जिसमें फाइनल बैठक को शामिल करने के बाद में 166 थी, ऐसे 165 बैठकें थी। अब हम बात करते हैं कि इसको संविधान सभा मतलब संविधान को बनने में, जो भारत का संविधान बना उसको बनने में कितना टाइम लगा। तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में, पूरे भारत के संविधान को बनने में पूरा टाइम लगा था। और इस पे मतलब इस पे अलग अलग वाचन भी कराए गए थे इस पे। तो वो इस पे 3 बार वाचन हुआ था। वाचन से मतलब कि इसको मतलब पढ़ के सुनाया गया था, और उसके बारे में जाना गया था, संविधान के बारे में कि क्या इसमें लिखा गया, सभी को सदस्यों को बताया गया था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि 3 वाचन कब कब हुए, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अब संविधान के जो वाचन थे उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो संविधान सभा के वाचन हुए थे, संविधान सभा के वाचनों की बात करें तो जो वाचन हुए थे संविधान सभा के, इनका कारण ये था कि जो संविधान सभा के जो भी क्या कहा गया था संविधान में सभा में और संविधान के बारे में, तो उस संविधान में कुछ वाचन हुए थे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ था तो उसकी बात करते हैं, संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा जो भारत का संविधान था उसके मान लो भारत के संविधान के वाचन। पहले वाचन की बात करें तो ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। उसके बाद में दूसरे वाचन की बात करें तो दूसरा वाचन यहाँ पे हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। 2 वाचन हो गए। उसके बाद तीसरा वाचन, तीसरे वाचन की बात करें तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। तो इस 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन इसको कंप्लीट हो गया था। और इसी दिन क्या होता है कि जो संविधान सभा का निर्माण यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था। तो इस दिन संविधान सभा का निर्माण
बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और संविधान, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण हो गया था और वो बन गया था। तो जो संविधान था भारत का वो यहाँ पे बन गया था। और इस 26 नवंबर को एक मतलब विधि दिवस, इस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी विधि दिवस के रूप में इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी। और अब ये संविधान यहाँ पे भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया भारत के संविधान को? लागू की बात करें तो ये भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था। और जो मैं बात करूं तो अब इसकी बैठक, जैसे हमने बैठकों के बारे में बात कर लिया था कि 166 टोटल बैठक हुई थी, तो अब हम बात करें जो आखिरी बैठक कब हुई थी तो उसके बारे में। जैसे आखिरी जो बैठक थी 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी बैठक हुई थी। और इस बैठक में लगभग टोटल 284 सदस्यों ने मतलब हस्ताक्षर किए थे। लास्ट में जो बैठक हुई थी उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और इन हस्ताक्षर करने वालों में पहले सदस्य कौन थे और उनके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। तो हम बात कर लेते हैं कि जो पहले जो 284 सदस्यों के यहाँ पे हस्ताक्षर हुए थे, जो फर्स्ट हस्ताक्षर करता थे, जो फर्स्ट हस्ताक्षर करता थे वो कौन थे? तो फर्स्ट हस्ताक्षर करता थे जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। वही बात करें तो आखिरी हस्ताक्षर करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो राजस्थान की तरफ से जो हस्ताक्षर करता थे वो पहले वो बोलते बलवंत राय। बलवंत राय नाम से जो थे वो राजस्थान की तरफ से थे। इस प्रकार 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और मतलब और इनमें जवाहरलाल नेहरू पहले हस्ताक्षर करता थे, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरी, और बलवंत राय राजस्थान की तरफ से थे पहले। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने हस्ताक्षर हो गया था, संविधान बन गया था। इस प्रकार भारत का संविधान लागू भी हो गया था। और जो योजनाकार थी संविधान सभा, एक मैं आपको पॉइंट करके एक लिखा देता हूँ यहाँ पे, एस एन मुखर्जी को मतलब संविधान सभा के जो संविधान भारत का संविधान था उसका योजनाकार एस एन मुखर्जी थे। तो इस प्रकार ये भारत का संविधान यहाँ पे बन गया था। और उसके बाद में अब भारत के संविधान के बाद में भारत का संविधान लागू हो चुका था। इसके बाद में अब क्या रहता है कि हमें ये जो हमारे राजस्थान पुलिस के लिए थे, हमने भारत के संविधान में सिर्फ इतना ही था जिसके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में वो भारत के संविधान के बाद में जो भारत में के संविधान के एक लास्ट में बात बता देता हूँ, इसमें कितने भाग थे। तो 395 अनुच्छेद थे। और वही बात करें तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां। इस समय 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद इस टाइम थे जब ये संविधान यहाँ पे लागू हुआ था, उस समय थे। और उसके बाद में हम जो भारत के संविधान के जो आर्टिकल है उनके बारे में, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में क्या बात है, कौन से भाग में क्या बात है, इसी के बारे में आगे जानेंगे। इससे पहले हम कल की क्लास में इसकी प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और तो कुछ संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में यहाँ पे जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे राजस्थान पुलिस से जुड़े जो भी कोर्स है वो यहाँ पे हर प्रकार से आपको ये कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। हर तरह की क्लास यहाँ पे चल रही है। जो भी राजस्थान पुलिस के जो भी सिलेबस में जुड़े हुए जो भी टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्लासेस चल रही है। तो आगे की क्लासों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको आप अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। जो भी राजस्थान पुलिस की या सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहा है उनको भी लाभ मिल पाए। तो इसके लिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप एक लाइक करके हमारा यहाँ पे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ यहाँ से। धन्यवाद। जय हिंद।